सुप्रभात बच्चों। हमारे आज का विषय है अशुद्ध वाक्यों का शोधन अर्थात वाक्य अशुद्धि शोधन। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है वाक्य। भाषा अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है वाक्य। मनुष्य अपनी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति वाक्य के द्वारा ही करता है। वाक्य रचना की अशुद्धि का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों के ज्ञान का अभाव होना। अर्थात जब हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होगा तो हमारे वाक्यों में अशुद्धि निकलेगी। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है, कुछ अपने नियम होते हैं। जैसे हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो उसमें कर्ता या उद्देश्य के तुरंत बाद क्रिया आती है, फिर कर्म करण आदि आते हैं, किंतु हिंदी में कर्ता के बाद कर्म कर्ण आदि आते हैं और सबसे अंत में क्रिया आती है। अर्थात अगर सार रूप में हम बोलें तो ये आएगा कि इस प्रकार व्याकरण इन नियमों का संकलन एवं विश्लेषण करके भाषा को एक सुनिश्चित मानक रूप प्रदान करता है। अर्थात व्याकरणिक नियमों में बंधा ही वाक्य शुद्ध कहलाता है। वाक्य अशुद्धि शोधन सार्थक एवं पूर्ण विचार व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। प्रत्येक भाषा का मूल ढांचा वाक्यों पर ही आधारित होता है, इसीलिए यह अनिवार्य है कि वाक्य रचना में पद क्रम और अन्वय का विशेष ध्यान रखा जाए। पद क्रम अर्थात किसी वाक्य को क्रम में जमाना, अन्वय अर्थात अन्वय का मतलब भी किस वाक्य के जो शब्द होते हैं उनको क्रमबद्ध में बांध करके उसको वाक्य बनाना। इनके प्रति सावधान न रहने पर वाक्य रचना में कई प्रकार की भूल हो सकती है। वाक्य रचना के लिए अभ्यास की परम आवश्यकता होती है। तो ये तो रहे वाक्य के कुछ शुद्ध वाक्य के कुछ नियम थे। अब हम वाक्य पढ़ेंगे कि वाक्य कितने प्रकार से शुद्ध किए जा सकते हैं, कितने प्रकार से वाक्य अशुद्ध होते हैं। तो पहला वाक्य का जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकार, वो इस प्रकार है। वाक्य अशुद्धि शोधन का प्रथम है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है? हम लोगों ने जब छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि किसी भी प्रकार से संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, जाति या भाव के नाम पर जब कोई अशुद्धियाँ होती है तो उसे संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ कहलाती हैं। वह जैसे पहला है वाक्य, वह आँख से काना है। तो क्या बच्चों हम ये जानते हैं कि आँख से काना है? तो ऑब्वियसली हमें ये चीज़ पता है कि कोई भी व्यक्ति आँख से ही काना होगा, कान से काना नहीं होगा। तो इसमें ये कहना ज़रूरी नहीं है कि वह आँख से काना है। आप शनिवार के दिन चले जाएं। आप शनिवार के दिन चले जाएं। शनिवार अपने आप में एक दिन है, तो हमें किसी वार का जब हम नाम लेते हैं तो हमें उस दिन को कहना ज़रूरी नहीं है। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आप शुक्रवार को चले जाइए, आप शनिवार को चले जाइए, लेकिन यहाँ पर कहा गया आप शनिवार के दिन चले जाएं। तो इसमें जो दिन शब्द है ये एक प्रकार से अशुद्ध है, तो शुद्ध होगा आप शनिवार को चले जाएं। इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ उदाहरण जैसे बताऊंगी मैं। फूलों की सौंदर्यता मन मोह लेती है। तो बच्चों सौंदर्यता नहीं होती है, सुंदरता होती है। तो फूलों की सुंदरता मन मोह लेती है। इसी प्रकार लाल किला पर तिरंगा फहरा रहा है। तो लाल किला नहीं बोलेंगे हम, लाल किले पर तिरंगा फहरा रहा है। ठीक है बच्चों, अगला है इसका परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। परसर्ग का मतलब क्या होता है? तो बच्चों परसर्ग का मतलब होता है विभक्तियाँ। जब वाक्य में विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ होती है तो उसे कहा जाता है परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे आप कर्ता से लेकर आपने अधिकरण तक जितने भी कारक चिन्ह पढ़े हैं उसके संबंधित अगर कोई अशुद्धियाँ होती है, जैसे आप भोजन किया तो यहाँ पर आएगा आपने, यानी परसर्ग लगाना अति आवश्यक है। उसने नहाया, उसने नहाया नहीं होगा, वह नहाया। ठीक है, जैसे अगर हम और बताएं, कुसंग सद्बुद्धि और विवेक का नाश करती है। तो कुसंग सद्बुद्धि और विवेक का नाश करता है, नॉट करती है।
तो परसर्ग संबंधी अशुद्धियों से भी वाक्य अशुद्ध होता है। अगला है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। लिंग हमने पढ़ा है कि किसी भी स्त्री या पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं वह लिंग कहलाते हैं। तो जब वाक्य के अंदर लिंग और क्रिया अर्थात कर्ता और क्रिया में जब विभिन्नता होती है, जब उनमें अंतर माना जाता है, अंतर होता है, तो उसमें वाक्य में अशुद्धि पाई जाती है। जैसे हमारी नाक में दम है, हमारी नाक में, नाक पुल्लिंग है तो यहाँ पर आएगा हमारे नाक में दम है। मुझे आदेश दी, मुझे आदेश दिया, इसका शुद्ध वाक्य होगा। इसके अतिरिक्त जैसे और वाक्य में आपको बताऊँ, मैंने 2 रोटियां खाया, रोटियां स्त्रीलिंग, खाया पुल्लिंग, तो मैंने 2 रोटियां खाई। चूहा बिल में घुस गई, चूहा पुल्लिंग, गई स्त्रीलिंग, तो चूहा बिल में घुस गया। ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इस प्रकार से बच्चों जब क्रिया और कर्ता अर्थात विशेष्य में जब अंतर होता है तो वो लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार से वाक्य के अंदर अगर कर्ता या विशेष्य जो लिंग है, जिस लिंग में उसी लिंग में क्रिया आएगी। अगला है हमारा वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, एक वचन बहुवचन, जो शब्द हमें एक वचन या एक से अनेक होने का बोध कराते हैं वो वचन कहलाते हैं। जैसे उसे 2 रोटी दे दो, उसे 2 रोटियां दे दो, क्योंकि अगर रोटी की बात होती है अगर, तो यहाँ पर 2 नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर सिर्फ लिखा जाता है उसे रोटी दे दो या उसे 1 रोटी दे दो। लेकिन जब 2 आया है तो ये 1 से अधिक हो गए तो रोटियां आएगा। मेरा कान मत खाओ, कान 2 होते हैं तो हम बोला जाता है मेरे कान मत खाओ। इसके अलावा देखिए कुछ सम्मान सूचक शब्द भी होते हैं जिनमें हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी था, ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि गांधी जी के लिए अगर हम सम्मान सूचक शब्द यूज़ करें तो आएगा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, तो आपका सम्मान सूचक शब्द है तो इसके लिए आएगा आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। आप जानते हैं सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह, तुम्हारा, अपना, हमको, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं। तुम तुम्हारे रास्ते लगो, तो तुम तुम्हारे रास्ते नहीं आएगा, तुम अपने रास्ते लगो। हमको क्या, हमें क्या। इस प्रकार से जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ होती है, जैसे हम हमारा काम करेंगे, हम हमारा काम नहीं होता, हम अपना काम करेंगे। वह आए हैं, वह क्या होता है, एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, वह आए हैं, तो हमें या तो हम बोलते वे आए हैं या फिर हम बोलते वह आया है। मैंने मेरा काम कर लिया, अब मैं अपना काम कर रही हूँ तो मैं मेरा काम नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि मैंने अपना काम कर लिया। तो इस प्रकार से सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धियाँ अगर वाक्य में आती है, उच्च सर्वनामों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वहाँ पर उस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। अगला है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चों विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती है, जब वाक्य के अंदर विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाले शब्दों के अंदर अशुद्धियाँ होती हैं तो वो विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ कहलाती हैं। जैसे मुझे छिलके वाला धान चाहिए, मुझे छिलके वाला धान चाहिए। धान देखिए, अगर वो बोलता कि धान की जगह, धान का मतलब ही क्या होता है, गेहूँ, ठीक है, तो अगर छिलके वाला बोलता या फिर वो धान बोलता, तो यहाँ पर धान छिलके वाला जो शब्द है वो अनुचित है। एक गोपनीय रहस्य है, गोपनीय का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को छुपाना, और रहस्य खुद अपने आप में रहस्य किसी चीज़ का गुप्त रूप है। तो दोनों शब्दों में से एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, तुम्हारा कार्य सबसे सर्वोत्तम है, सबसे सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, सर्व शब्द और सबसे
जो सर्व अपने आप में ही क्या है, सबसे उत्तम है। तो हम यह बोलेंगे तुम्हारा कार्य सबसे उत्तम है। मैं ताज़ा फल लाया हूँ। ताज़ा फल, ताज़ा का मतलब एक से हो जाएगा तो यहाँ आएगा मैं ताज़े फल लाया हूँ। विख्यात डाकू पकड़ा गया। अब हम जाते विख्यात। विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो क्या डाकू शब्द के आगे हम मतलब डाकू कोई उचित शब्द नहीं है। डाकू क्या है, उसकी तारीफ नहीं की है तो डाकू के लिए कुख्यात आएगा, विख्यात नहीं आएगा, क्योंकि डाकू कभी भी फेमस नहीं होते। फेमस के लिए हम विख्यात शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे हम कालिदास के लिए करेंगे, लेकिन हम डाकू के लिए कुख्यात शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसके लिए जो विशेषण आएगा वो कुख्यात आएगा। तो उचित विशेषण का प्रयोग जहाँ पर नहीं किया जाता है वहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ होती है। जैसे हम बोलें कि मैं कमीज सफ़ेद पहने हूँ, मैंने सफ़ेद कमीज पहनी है। ठीक है। भूख को भोजन दो। भूख को भोजन नहीं देते हैं हम, भूखे को भोजन देते हैं। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा भूखे को भोजन दो। अगला हम देखेंगे क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। तो बच्चों जिस वाक्य के अंदर क्रिया से संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं वहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ मानी जाती हैं। जैसे मुझे हरि को पटक डाला। उसे हरि को पटक डाला। उसने हरि को, तो यहाँ पर क्या आएगा, उसने हरि को पटक दिया। डाला क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर डालने शब्द होता है और पटकने के लिए दिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उचित क्रिया का प्रयोग करना अति आवश्यक है। वह चिल्ला उठा। चिल्ला उठा, उठा वर्ड जो होता है उठने के लिए आता है। वह चिल्ला पड़ा। इसके अतिरिक्त हम उदाहरण देखें, लड़की ने पत्र पढ़ी। लड़की ने पत्र पढ़ा। अगर पत्र की जगह पर अगर हम चिट्ठी शब्द आता तो चिट्ठी के लिए आता पढ़ी, लेकिन अगर पत्र आया है तो उसके लिए क्रिया क्या आएगी, पढ़ा। मेरी चाबी पकड़ाइयो। पकड़ाइयो नहीं होता, पकड़ाओ। पकड़ाइयो तो हम जो कुछ अगर भाषा के करें तो कुछ क्या होता है, स्थानीय भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग, कुछ अशुद्ध शब्दों का प्रयोग आज भी किया जाता है। आप जानते हैं कि हमारी राजस्थान की भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो उचित नहीं है, फिर भी हमारे जन सामान्य लोग उन भाषाओं का, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पकड़ाइयो नहीं होता, पकड़ाओ होता है। झरने ऊंचाई से बहते हैं। अब देखिए ऊंचाई से कोई चीज़ बहेगी नहीं, ऊंचाई से कोई चीज़ गिरेगी। तो यहाँ पर झरने ऊंचाई से बहते नहीं आएगा, झरने ऊंचाई से गिरते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि ऊंचाई से बहना नहीं होता, ऊंचाई से गिरना होता है। पकड़ाइयो नहीं होता, पकड़ाना होता है। इस प्रकार आगे इसी क्रम में हम देखेंगे मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। आप जानते हैं बच्चों, कई बार हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जहाँ पर हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे वह शाम पर बरस गया। वह शाम पर बरस गया नहीं आएगा, बरस पड़ा, क्योंकि उचित मुहावरे में गया नहीं आएगा, पड़ा। उसकी अक्ल चक्कर खा गई। उसकी अक्ल चकरा गई, क्योंकि उचित मुहावरे के लिए हम उसके अंदर व्याख्या करके नहीं बोल सकते, उसका उचित विश्लेषण करके नहीं बोल सकते, हमें एक्यूरेट जो मुहावरे उनका प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई ऐसे उदाहरण हैं जो मुहावरे के बारे में बताते हैं। जैसे चोर 9 2 11 हो गया। चोर 9 2 11 हो गए। ठीक है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। जिन वाक्यों के अंदर क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चलने की विशेषता बताने के लिए हम क्रिया क्या यूज़ करेंगे कि धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे चलना ये क्रिया की विशेषता हो गई। जैसे देखिए पहला उदाहरण, वह लगभग रोने लगा। लगभग अनुचित, रोने लगा जो क्रिया है उसका अनुचित विशेषण है, तो यहाँ पर आएगा वह रोने लगा। उसका सर नीचे था। उसका सर नीचा था। ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए उषा दिन दिन रामायण पढ़ती है। दिन दिन नहीं आएगा, उषा प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। बच्चे ने ध्यानपूर्वक कहानी सुनी। बच्चे ने
कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, ना कि ध्यानपूर्वक कहानी नहीं आएगा, कहानी ध्यानपूर्वक सुनी। ओके। लगातार पानी बरस रहा है, तो पानी लगातार पानी नहीं आएगा, पानी लगातार बरस रहा है। अर्थात क्रिया की जो विशेषता, उचित विशेषताओं का विशेषण का प्रयोग किया जाएगा। कहाँ वर्षा में जाओगे, तो अगर हम इसे क्रमबद्ध करें तो आएगा वर्षा में कहाँ जाओगे। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय आपने पढ़ा है कि ऐसे शब्द जिनका कर्ता, क्रिया, लिंग, वचन किन्हीं भी वाक्यों में प्रयोग करने पर उनमें परिवर्तन नहीं होता है। वह संतान को लेकर दुखी थे, वह संतान के कारण दुखी थे, को लेकर नहीं आएगा, यह अनुचित अव्यय है। वह अपार जनसमूह एकत्रित था, वहाँ अपार जनसमूह एकत्रित शब्द गलत होगा, उचित होगा एकत्रित था। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अतिरिक्त जो आएगा वाक्यगत संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्यगत मतलब होता है वाक्य में किसी प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती है, जैसे तलवार की नोक पर, तो नोक नहीं होता, हम उसे बोला जाता है तलवार की धार पर। मेरी आयु 20 की है, मेरी आयु नहीं बोलते, मेरी अवस्था 20 वर्ष की है। तो वाक्यों को उचित रूप में बताना वाक्यगत संबंधी अशुद्धियाँ कहलाती है। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। पुनरुक्ति मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का रिपीटिशन, जैसे एक ही जो अर्थ होता है उसके दो शब्द होते हैं, दोनों शब्दों में से हम एक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे पिता सज्जन पुरुष हैं, तो जब हमने सज्जन बोल दिया तो हमें पुरुष बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम बोल सकते हैं मेरे पिता सज्जन हैं। वह गुनगुने गर्म पानी में स्नान करते हैं। गुनगुने और गर्म दोनों में से हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे। वह गुनगुने पानी में स्नान करते हैं या वह गर्म पानी से स्नान करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए अगर हम इसके अतिरिक्त और उदाहरण लेंगे, एक बार बताऊँ, पुनरुक्ति जैसे एक ही भाव को वाक्य में जब 2 बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, ऐसी अशुद्धियों को पुनरुक्ति कहते हैं। जैसे अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं, केवल विद्यार्थी मात्र के लिए, केवल विद्यार्थी मात्र के लिए केवल शब्द पे यूज़ कर दिया हमने, मात्र शब्द पे प्रयोग कर दिया, तो हम दोनों में से एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। मात्र विद्यार्थी मात्र के लिए, या फिर बोलेंगे हम केवल विद्यार्थियों के लिए। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, हम यहाँ सकुशल कुशल पूर्वक से हैं। तो सकुशल भी अपने आप में हम यहाँ पर अच्छी तरीके से हैं, और कुशल पूर्वक का भी मतलब वही होता है। तो हम दोनों में से एक शब्द का प्रयोग करेंगे, या तो हम बोलेंगे कि हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, या फिर हम बोलेंगे हम यहाँ सकुशल है। ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चों, कई ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो वाक्य में होती हैं, जैसे पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं। पदक्रम का मतलब क्या होता है? किन्हीं वाक्यों को, पदक्रम होता है वाक्यों को जब 2 पदों का निश्चित क्रम होता है, इसी क्रम में उलट पुलट हो जाने से वाक्य को अर्थ में बदल दिया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यदि किसी कारणवश हम इसके पदक्रम को बदल दें, रावण ने राम को मारा, तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो हमें पदक्रम का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए वाक्य के अंदर, अन्यथा अनुचित अर्थ बन जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से वाक्यों को जब बोला जाता है तब उसके अंदर व्याकरणिक नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, अन्यथा वाक्यों के अंदर अशुद्धियाँ होती हैं। अगले भाग में हम नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।